नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए केवल 2 दिन शेष। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में जोर शोर से जुटे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाई अड्डे पर आई तकनीकी समस्या को दूर किया। कई उड़ानों में व्यवधान आया। और भारत आज दोपहर ब्रिस्बेन के गाबा में 5वें तथा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को रवाना करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। ये रेलगाड़ियां बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बंगलुरु मार्ग पर चलेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेलगाड़ियां यात्रा के समय को कम करेंगी और देश भर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो जैसे प्रतिष्ठित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ेगी। वहीं लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत ट्रेन से मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच की यात्रा सुगम और त्वरित होगी। फिरोजपुर दिल्ली इस रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन होगी, तो एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन से यात्रा समय में 2 घंटे से अधिक की बचत होगी। यह ट्रेन प्रमुख IT और वाणिज्यिक केंद्र को जोड़ेगी। इन ट्रेनों के संचालन से पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी। प्रधानमंत्री कल शाम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर रहेंगी। वे इस यात्रा के दौरान अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, वहां की संसदों को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वाधीनता दिवस समारोह में भाग लेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 13 नवंबर तक चलने वाली राष्ट्रपति की बोत्सवाना तथा अंगोला की यात्रा का उद्देश्य भारत अफ्रीका संबंधों को और प्रगाढ़ करना है। हाल के वर्षों में भारत अफ्रीका संबंधों का तेजी से विस्तार हुआ है। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा की संसद को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र में भारतीय कूटनीति के सहयोगात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित किया था। Our development partnership will be guided by your priority. It will be on terms that will be comfortable for you, that will liberate your potential and not constrain your future. हाल के वर्षों में 17 नए अभियानों के शुरू होने और लगभग $100 अरब के व्यापार के साथ यह साझेदारी निरंतर तेज हो रही है। इस क्षेत्र में 30 लाख से अधिक प्रवासी भारतीय हैं। G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करना इस महाद्वीप के साथ जुड़ाव के प्रति भारत की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला और बोत्सवाना यात्रा इसी स्थायी जुड़ाव की एक कड़ी है। मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पल्लवी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, महागठबंधन और अन्य दलों के वरिष्ठ नेता तथा स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए लगातार रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार में मंगलवार को 20 जिलों के 122 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह रोहतास और कैमूर जिले में अलग अलग 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कटिहार में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ पूर्वी चंपारण और गया जी में कई जनसभाओं में भाग लेंगे। NDA के प्रत्याशियों के समर्थन में मध्य
प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बांका, मोतिहारी और गया में अलग अलग जनसभाओं में भाग लेंगे। वहीं कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी आज महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में कटिहार में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव आज जमुई, नवादा, गया और जहानाबाद में 18 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा राज्य में चुनाव लड़ रही जनसुराज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आज कई स्थानों पर रोड शो और चुनावी जनसभाओं में भाग लेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। पहले चरण के चुनाव में बृहस्पतिवार को 64.66% मतदान हुआ था। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर यूरोपीय संघ के साथ सप्ताह भर की वार्ता कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर बातचीत हुई है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में GST दरों में कटौती के साथ 22 सितंबर को शुरू किए गए GST बचत उत्सव से देश भर के नागरिकों को लाभ हुआ है। इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट क्षेत्र में अगली पीढ़ी के GST सुधार नागरिकों की किस प्रकार मदद कर रहे हैं। अगली पीढ़ी के GST सुधारों के अंतर्गत सरकार ने आवास सामग्री और सेवाओं पर कर में कमी करके आवास तथा निर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। नए सुधार के साथ सीमेंट पर कर की दर पहले के 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इस फैसले से भवन निर्माण की लागत में कमी आई है और घर खरीदारों तथा डेवलपर्स पर वित्तीय बोझ कम हुआ है। इसके अलावा संगमरमर और ग्रेनाइट ब्लॉकों पर अब 12% की बजाय केवल 5% GST लगेगा, जिससे फर्श और फिनिशिंग की लागत कम हो जाएगी। इसी प्रकार रेत चूने की ईंटों पर कर भी 12% से घटाकर 5% किया गया है, जिससे आवास निर्माण की लागत कम हो गई है। इसके साथ ही ईंटों के जॉब वर्क पर GST को घटाकर 12% से 5% किया गया है, जिससे ग्रामीण आवास की लागत कम हुई है और ईंट भट्टे चलाने वाले MSME को सहायता मिली है। संशोधित ढांचे के अंतर्गत ये युक्तिकरण न केवल निर्माण क्षेत्र में MSME को मजबूत कर रहा है और रोजगार पैदा कर रहा है, बल्कि घरों तथा बुनियादी ढांचे को और अधिक किफायती बना रहा है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वचालित संदेश स्विचिंग प्रणाली में आई तकनीकी समस्या को दूर कर लिया है। इसमें कल खराबी आने के कारण उड़ान से संबंधित संदेशों के प्रसारण में परेशानी आ रही थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि प्रणाली अब ठीक से काम कर रही है। इस समस्या के कारण हवाई अड्डे पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में व्यवधान आया है। अमेरिका में सरकारी कामकाज के ठप्प होने के कारण विमानन कंपनियों पर बढ़ रहे दबाव के बीच सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। विमानन विश्लेषण कंपनी सीरियम के अनुसार कल तक लगभग 780 उड़ानें रद्द हुई। आगामी दिनों में उड़ानों के रद्द होने के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। जमैका और क्यूबा ने कैरिबियाई क्षेत्र में आए भीषण तूफान मेलिसा के बाद भारत द्वारा भेजी गई सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। भारत ने तूफान के बाद राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए जमैका और क्यूबा को सहायता सामग्री प्रदान की है। तूफान कालमेघी के कारण वियतनाम के मध्य तटीय क्षेत्रों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। एशिया के सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण फिलीपींस में 188 लोगों की जान जा चुकी है। इससे 13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 7 घायल हुए हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज 11 दिन की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जाएगा। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्र वंदे मातरम गीत की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये एक ऐसा गीत है जिसने पीढ़ियों को एकजुट होने और राष्ट्र की भावना का जश्न मनाने के लिए प्रेरित किया है। वंदे मातरम जैसे अमर गीतों के रचयिता पर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के अग्रणी साहित्यकारों में से एक और आधुनिक भारतीय साहित्य के अग्रदूत थे। 1838 में बंगाल क्षेत्र में जन्मे बंकिम चंद्र ने एक सुधारक की दृष्टि को अपनी कलम और कल्पना की शक्ति के साथ जोड़ा। भारतीय कथा साहित्य में एक नए युग की शुरुआत करते हुए उन्होंने 1865 में अपना पहला बंगाली उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में देशभक्ति पूर्ण भजन वंदे मातरम पहली बार प्रकाशित हुआ था। ये कविता उनके साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में पहली बार धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी और बाद में 1882 में आनंद मठ के पूर्ण संस्करण में शामिल की गई थी। ये गीत मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता के अवतार के रूप में प्रस्तुत करता है और भारत की एकता और स्वाभिमान की जागृत भावना को कविता का स्वर देता है। वंदे मातरम के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमूल्य विरासत भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में गुंजायमान रहेगी। शिवांग और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी 20 से 28 नवंबर तक गोवा के पणजी में आयोजित होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कल नई दिल्ली में कहा कि सम्मेलन में महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित 50 फिल्में भी प्रदर्शित होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारी शक्ति विजन के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 50 महिला निर्देशकों की 50 फिल्में प्रदर्शित की जा रही हैं। इसके द्वारा हम उन्हें समान अवसर देना चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को आज उनके 98वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रधानमंत्री ने कामना की है। उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी ने अपने नेतृत्व और बुद्धिमत्ता से भारत के विकास में योगदान किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का 5वां तथा अंतिम मुकाबला आज होगा। ये मैच ब्रिस्बेन में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:45 से शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान तमिलनाडु और केरल के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। माहे, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज ऐसा ही मौसम रह सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा। धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री का बयान अखबारों की सुर्खी बनी है। वीर अर्जुन लिखता है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा 1937 में हटाए वंदे मातरम के महत्वपूर्ण छंद। हरिभूमि लिखता है, गीत के टुकड़े किए गए और देश विभाजन के बीज बोए गए। अमर उजाला ने भी प्रधानमंत्री के बयान का उल्लेख करते हुए लिखा है, विभाजन का जो बीज बोया गया वो आज भी चुनौती। आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों से हटाने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश अनेक अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, स्कूल, अस्पताल, हाईवे और रेलवे स्टेशनों से हटाएं आवारा कुत्ते। देशबंधु लिखता है, आवारा कुत्तों के प्रवेश को रोकने के लिए बाड़ लगाने के निर्देश, लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। हिंदुस्तान की हेडलाइन है। जनसत्ता ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ से जुड़े 300 करोड़ रुपए के भूमि सौदे में दूसरी एफआईआर दर्ज होने को पहले पन्ने पर दिया है। हरिभूमि लिखता है, महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। पंजाब केसरी ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना में मारे गए पायलट के 91 वर्षीय पिता की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनसे कही गई बात प्रकाशित की है। दुर्घटना के लिए आपके बेटे को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, आपको अपने ऊपर बोझ नहीं रखना चाहिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के लिए केवल 2 दिन शेष। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने में जोर शोर से जुटे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाई अड्डे पर आई तकनीकी समस्या को दूर किया और भारत आज दोपहर ब्रिस्बेन के गाबा में 5वें तथा अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।